जी शाजिया, मेरा ख्याल है आप बात कर रही थी। एनीवन एनीवन? मी नादिया। ओके। नादिया नोमान फ्रॉम लाहौर। जी हाँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। राइट। और मैं शुमाइला, जो आपके बहुत क्लोज हैं वाकई में, उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा जी। सही सही। ठीक है। ओके नादिया, अच्छा नादिया, आपने ये इसका मेथड सुना था? जो हम लोग क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग सुनी थी आप? जी। जी, सही। मैंने थोड़ी सी जो है ना वो टाइम मिला था तो मैं ठीक। सुनी थी मैंने। और बाकी मुझे हिना ने भी गाइड किया था काफी। और सही। मैं अब इंशाल्लाह ताला इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स में से और कोई है जो तारुफ करवाना चाहे या कोई बात शेयरिंग करना अस्सलाम चाहे? वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम शाजिया फ्रॉम लाहौर, जी मायरा शाजिया। सिस्टर। और मैंने आधी ज्वाइन की थी क्लास से, लास्ट थी। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला आगे पार्टिसिपेट करूंगी। ओके माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह शुमाइला, आप लोग चार बहनें हैं? हाँ जी। दैट्स ग्रेट। 5 हैं। पांच हम है? एक्चुअली 5 हैं, लेकिन फिल वक्त इस ग्रुप में हम 4 बहनें। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। शुमाइला इज माशाल्लाह ग्रेट लर्नर माशाल्लाह। कर ठीक है जी, ठीक है। सही। ओके जी। अच्छा, अब मैं नए आने वालों को ये कहूंगी और बाकी भी सारे जो लोग हैं कि कहीं पे भी कुछ भी सवाल आपको आए किसी भी जगह पे, तो बिला झिझक आप लोग पूछ लीजिएगा। ये हम हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम रिपीट करें किसी चीज को। तो जहाँ जो क्वेश्चन आए आप लोग फौरन रुकें और उसके बारे में क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब तैयबा मेरा ख्याल है हम शेयर कर रही थी ये इस स्लाइड के हवाले से। अ, हमने फर्स्ट आयत ली थी और कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आए थे। जी तैयबा, ये स्लाइड है जी। जी, इसमें शुक्र किस चीज की अलामत है, ये तो हमने लास्ट उसमें की थी बात। आगे से शुरू करूं? जी जी, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं थ्रू द वीक, अगर आप लिख सकी हैं कुछ तो। असल में थ्रू द वीक तो नहीं लिखे, लेकिन वह लिखे हैं। सही। चलें ठीक है, आ, वो शेयर कर दें। और हम्म। इसमें ये है कि शुक्र करने से किस चीज का इजहार होता है। हम्म। शुक्र से आपके राजी होने और एहसान मानने का इजहार होता है। नहीं, अगर हम एहसान का इजहार यानी कि एहसान का एतराफ हम शुक्र की सूरत में करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जी। ये बिल्कुल न्यू पॉइंट है। अभी तक जितने भी लोगों से ये मैंने डिस्कस किया है, ये कि राजी होने का ना, तो गुड। ये मजे का पॉइंट है कि हम ये शो कर रहे होते हैं कि ये जो भी एफर्ट हुई है, ये जो भी काम हुआ है, उसको वो हमें खुश किया है, और फिर उसके बाद ये कि हम उससे मुतमईन हुए हैं, और यानी हाँ, वी आर हैप्पी विद दैट। सही। ठीक है। और जी, और ये जो थैंक्स है, जो और ग्रेटिट्यूड है। हम्म। सबसे बड़ी नेमत आप जिंदगी में क्या, आपकी जिंदगी में क्या है जिसके लिए आप शुक्र करना चाहते हैं? तो पहला मुझे तो यही था कि जिंदगी है, लेकिन जिंदगी में क्या है? जिंदगी में जिस लेवल पे हम सोचते हैं, तो फिर तो ईमान की बात आती है। और बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे लिए भी सबसे बड़े शुक्र का यही जरिया है कि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। वरना जिस तरह की ये भागदौड़ की जिंदगी चल रही है और नफ्सो नफसी है, उसमें तो अगर हम हिंदू भी होते हो तो इस तरह ही जिंदगी जो है वो गुजर जाती और खत्म हो जाती। तो मेरे लिए तो जिंदगी में सबसे बड़ा प्लस जॉब मैंने इस जिंदगी में आके रियलाइज किया 38 ईयर्स में, कि बीइंग अल्लाह ताला ने हमें जो है एक मुसलमान घराने में पैदा किया, और अब आके अवेयरनेस दी है कि हम अपने अपने दीन को और अपने आप को समझें। तो मेरे लिए शुक्र का ये बहुत बहुत 2-3 सालों में मैंने बहुत रियलाइज किया कि ये मेरे लिए बहुत शुक्र का जरिया है। सही सही। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा जो मैं महसूस करती हूँ वो सेहत
है, जिसका मैं शुक्र अदा करने सबसे बड़ी मेहनत जो सबसे बड़ी नेमत जो मैं महसूस करती हूँ वो सेहत है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे इस नेमत के लिए शुक्र क्यों अदा करना चाहती हूँ, इसका थोड़ा-सा मुझे वो हो रहा था कि एक तो ये कि जो पहला ईमान है उसमें तो यही था कि ये इस पे कि हम एक मुस्लिम माशरे में या मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए हैं, तो उसके लिए शुक्र इसलिए अदा करना चाहते हैं कि हमारे लिए अ अ अ, मतलब आखिरत की फलाह के लिए हमारे लिए काम करना आसान हो गया है या उस रास्ते पे चलना आसान हो गया है। लेकिन दूसरा ये सेहत के बारे में भी यही था कि सेहत के असल जो एहसास हुआ है वो इस बीमारी के बाद हुआ है कि सेहत एक बड़ी नेमत है जिस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और यानी कि एक तो हमने ये भी बात की थी कि क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक फीलिंग्स आती है और शुक्र एक मेरे जिंदा होने की अलामत है, यानी कि मैं शऊरी तौर पर जाग रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ। सही। शुक्र किस जी ओके तैयबा, ये जो आपने कहा कि मुसलमान घराने की, नादिया ने भी कहा, आपने भी कहा कि मुसलमान घराने में और हमारे लिए मुस्लिम घराने में हैं तो आगे चलना आसान है, फॉर एग्जांपल। तो तो इसके लिए किसको आप थैंक यू कहना चाह रही हैं, क्यों कहना चाह रही हैं? किसको का तो आप डेफिनेटली आंसर आई नो क्या देंगी, लेकिन तो शुक्रिया हाँ इसमें किस चीज का क्यों इम्पोर्टेंट है बेसिकली? इसलिए कि हमारी जो है ना वो ख्वाहिश या डिजायर जो है ना वो पूरी हुई है। मेरे ख्याल से जो है ना इंसान शुक्र उसका चीज का अदा करता है जिसमें इंसान की खुशी होती है। वो खुशी हमारे लिए हक में बेहतर है कि नहीं हक में बेहतर, लेकिन वो चीज हमें जो हम डिजायर करते हैं या हम दुआ कर रहे हैं या ख्वाहिश कर रहे हैं वो हमें मिल जाती है तो उसका हम जो है ना वो दिल से शुक्र अदा करते हैं। सेहत का जिस तरह इन्होंने कहा कि वो बीमारी के बाद हमें पता चला कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, वैसे हमें रियलाइज नहीं होता। तो इसी तरह जो है ना वो जो हम दिल से एक चीज दुनियावी मांग रहे होते हैं या हम आखिरत के लिए कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे दे और हम एक मखसूस टाइम पे हमें समझ आ जाए कि हमें अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा है और हम उस चीज को जो है ना रियलाइज करके तो हम लोग नेक अमाल करें या हम लोग सीधे रास्ते पे भी आ जाएंगे, कुरान को समझना शुरू कर दें। जवानी ये नहीं कि सारी गुजर जाए और तब बुढ़ापे में जाके तब नमाजें पढ़ने लगे और तब तो और कोई काम नहीं है, नहीं। हमें ये रियलाइज हो जाए कि शुरू से ही हमने अपने अमाल जब सारा कुछ कर बैठे हैं तब किस चीज का है। तो अगर शुरू में ही अगर हम लोगों की जो है ना वो हमें हदायत मिल जाए तो उस चीज का जो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला से वो दिल से हमारा होता है। एक डिजायर या खुशी जो हमें मिल जाए उसका उसके लिए भी हम अदा करते हैं शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी। अच्छा ये है कि है ना, इसमें ना हमने एक एक क्वेश्चन तक रहना है, और ठीक है। इसका तरीका ये है, यानी सिर्फ उस पार्ट तक ना। और कोशिश ये करें करें कि क्वेश्चन जिस तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा है, एग्जैक्टली वो पॉइंट अगर आपके अंदर से निकला है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत में पहले से कुछ नया गेन किया आपने, नई चीज है। जी मसलन जी मसलन अगर आप ये देखें कि आप घर में बहुत सारे काम कर रही हैं, ठीक है, और ठीक है। सफाई हो रही है, आप कर रही हैं, खाना बना रही हैं। अच्छा, अब बच्चे उस पे कभी लाजिम नहीं है कि थैंकफुल हों या थैंक यू कहें। हम उनको हम अब बाबा आए और वो कहें कि देखो तुम लोगों की माँ इतनी थकी हुई थी और इतना सुबह से काम कर रही है और तुम लोगों को शुक्रिया बोलने की तौफीक नहीं हुई। ठीक है, अब जब ये जुमला वो बोले तो वो कह दें जी जी अम्मी अम्मी मामा थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद क्या हो, अगर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा गान मचा रहे हों, वो दोबारा मैस कर रहे हों, और फिर आप वो सारा कुछ साफ करें ही करें, तो रिपीटेडली ये सिचुएशन होती जाए, और तो वो अब क्या होगा, हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि वो आपको बार बार थैंक यू कहते रहें, थैंक यू फौरन कह दें, लेकिन करें वही जो वो पहले कर रहे हैं, यानी गान बजाते रहें, आपका एहसास ना करें, मुंह से थैंक यू फौरन आ जाए। ये क्या होता है मसला कि हम जब एक राइट आंसर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, ठीक है,
और वो बजाय इसके कि किसी दिन वो खुद इस नतीजे तक पहुंचता सोच कर कि ये मिसाल के तौर पर अगर ये इसके नतीजे में अगर आप ये सवाल करती हैं कि ये कैसे, आपका ख्याल है ये घर में काम कैसे हो रहे हैं, अच्छा आपको क्या लगता है कि ये खाना टाइम पे क्यों बन जाता है, और मेरी तबीयत खराब थी तो आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको कोई काम करने का दिल चाहता है, तो कि नहीं, अच्छा मेरी भी आज तबीयत खराब थी पता है और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था। यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कहीं आंसर नहीं है, जिसमें कि सिर्फ बच्चे के अंदर गौर व फिक्र करने की, अच्छा कुछ काम है जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं तो मुझे मुझे पता ही नहीं है, एक दिन, 2 दिन, महीने, और उसके बाद कभी उनके अपने अंदर से वो एहसास निकलेगा, राइट। तो उस सूरत हाल के अंदर जो आपने एहसास जगाया है, आपने उनके अंदर गौर व फिक्र की आदत डाली है, और अब अगर उनके अंदर से नेचुरल रिस्पॉन्स कोई आएगा तो वो ऐसा होगा जो सिर्फ लिप सर्विस नहीं होगी, बल्कि वो उसके लिए कुछ एक्चुअली शुक्र का जो मतलब होगा वो उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कोशिश क्या करनी है हमने इन सेशंस में, इन सवालों के अंदर, इन पे गौर व फिक्र के दौरान, और वो ये करनी है कि आप छोटे से क्वेश्चन को अगर आप अपनी जिंदगी में सोचिए, अपने एहसास को, और आगे कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो अब मैं मिसाल के तौर पर अभी ये जो अपनी 3-4 बातें इसके अंदर कह रही हैं, आप दोनों पार्टिसिपेंट्स के आंसर के अंदर आई हैं कि हमने शुक्र किया और क्योंकि हम जिंदगी में वो कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं दीन को, और इस तरह से। अगेन अगर मैं आपको थोड़ी देर दोबारा कहूंगी कि सोचिए ये क्यों जरूरी क्यों है। एक तो ये है कि आपके अंदर कोई फीलिंग, ये आपका जवाब बिल्कुल रिलेट कर रहा है कि मेरे अंदर से एक एहसास खुद ही पैदा हो रहा है कि मैं किसी तरह कुछ कहूं, कुछ रिस्पॉन्ड करूं, समझ में आती है। इसका मतलब है कि समथिंग रियली टच्ड यू, समथिंग रियली मूव्ड यू, कि जिसको आप इजहार करना चाह रहे हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। और बाकी चीजें इतनी सारी जो अगली सारी बातें हैं, उनके बारे में भी हमने सोचना है, एग्जैक्टली उसका आंसर सही तरह से सोचना है कि मैं क्यों ईमान की जिंदगी पे क्यों चलना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरा पॉइंट कन्वे हुआ है। जी जी। ओके ठीक है। अच्छा जी, जी जैनब। इन्होंने जैसे अभी ईमान के शुक्र की जिक्र किए, तो पहले जब हमने पढ़ा भी था और सुना भी है कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर मुस्लिम्स, तो पहले तो वो एक फर्जी और वही आप वाली बात के मुंह से निकलता था कि अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। मगर अब जिस माहौल में मैं आई हूँ उसके बाद, हम्म इर्द गिर्द सब लोगों को देखने के बाद, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, वाकई अब दिल से शुक्र निकलता है कि किस किस जगह पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें ये चीज़ पहले से पता थी, या हमें मतलब इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी इस चीज़ के लिए। आगे मज़ीद हम सीखते हैं और आगे सीखने का सिलसिला तो एंड तक जारी रहेगा। हम्म मगर कुछ चीज़ें जो बेसिक हमें पहले से पता थी और आगे हम उसको फिर फर्दर उसको मतलब हमारी एक बेस बन चुकी है। तो इस बाहर के माहौल में ऑटोमेटिकली बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खासकर मेरा ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ब्लेस्ड हैं कि मुसलमान हैं। वरना इससे पहले एक वही लिप सर्विस ही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर मुस्लिम। हम्म। तो जैनब, तो क्यों आप लेकिन इस बात में कि आप मुसलमान हैं, इससे क्या आपको क्या प्रिविलेज हासिल हो रहा है जिसके लिए आप कह रही हैं कि मेरे दिल से ये निकलता है, यानी अब मुसलमान होने में जितना ऐसी क्या बेसिक, बड़ी बात है कि जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक दैट। अब सिंपल मैं बेसिक सी एग्जांपल एक देती हूँ कि हम्म जिस तरह हमारे मजहब में, इस्लाम में है कि सफाई से रिलेटेड कितनी इम्पोर्टेंस सफाई को दी गई है। हम्म और यहाँ पे जब सिंपल डेली लाइफ से एग्जांपल लूंगी, मेरी बेटी जब किंडरगार्टन जाती है हम्म तो लिटरली हर दूसरे या तीसरे दिन ये बीमार होके आ जाती है। वहाँ पे मोस्टली बच्चे बीमार होते हैं और मेन रीजन सफाई का इशू होता है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे तहारत और पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट है, हाथ धोना, पानी यूज करना एक प्रॉपर हमारा है। मगर इन लोगों का पाकीज़गी का उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बीमार रहते हैं। बच्चों का अब फिर भी ये है कि एक बच्चा जब बीमार होता है तो उसकी वजह से फिर दूसरे पूरा फिर एक वो जो किंडरगार्टन है ना, वो बीमार 50-60 बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं। और ये डेली का है ये। हर पेरेंट यहाँ पे कहता है कि
अब आप जब बच्चे को किंडरगार्टन भेजेंगे तो इसका मतलब है कि 3 साल 4 साल आपका बच्चा सर्दियों में या पूरे साल बीमार रहेगा, और फिर वो बच्चा बीमारी लेके आता है, सारा घर बीमार हो जाता है। तो बेसिक ये है कि वो हमारे अंदर पाकीज़गी और तहारत का एक, सफाई का एक कॉन्सेप्ट है। इनके अंदर एक ज़ाहिरी सफाई का कॉन्सेप्ट है, मगर जो एक वो पानी के साथ सफाई और डिफरेंट जो हमारी डेप्थ में जैसा कि सफाई का हम जिक्र करते हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उस तरह इनके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक तो ये ये जैनब, आपको क्या ये लगता है कि यानी कि वो लोग यानी इतने छोटे बच्चे तो समटाइम्स तो डायपर वगैरह में होते हैं, और क्या खाने पीने के लिहाज से आपको ये लगता है कि वो बच्चे क्या किसी गंदी चीज को खा लेते होंगे, या क्या हाथ नहीं धोते होंगे खाने से पहले? ये इस तरह हाँ, की चीजें कह रही हैं। हाथ खाने से पहले हाथ धोने का तो इतना नहीं, मगर खाने पीने का, जैसा अब आपने खाने का जिक्र किया है, एक हाँ। हम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाने का एक है, और इस चीज का भी आइडिया होगा कि जो जो चीज हम खाते हैं उस तरह की मतलब उस चीज का असर हमारे अंदर लाजमी उस तरह का होता है। हम्म। तो बच्चों को भी यही है कि बच्चे अब बच्चे भी सफाई को इसी तरह ही, अब मेरी छोटी बेटी को पता है कि हमने जब वॉशरूम जाना है, पानी यूज करना है, उसके बाद हाथ धोने हैं, फिर हम कोई और काम करेंगे। मैंने खुद जब इसके साथ जब मैं गई थी तो एक दफा बच्चे को देखा था, वॉशरूम से आया, निकला बाहर और फिर खेलने चला गया। हम्म। मगर इसको पता है कि जब ये वॉशरूम से निकलेगी तो इसने पहले हाथ धोने हैं और फिर आगे कुछ करना है। ठीक है। ठीक है। मतलब अच्छा छोटी छोटी जनाब, एक इसमें बेसिक। आप नोट करिएगा कि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिनका कोरिलेशन हम लोग एक आम इंसान के लिहाज से बना लेते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप ये देखें तो बीमारी का रेशो तो वेस्टर्न वर्ल्ड से की निस्बत हमारे ही मुल्कों में ज्यादा है जो मुसलमान हैं। ठीक है। तो यानी कि इस इन बीमारियों की क्या कोई और वजह भी हो सकती है? ये अगर कॉज एंड इफेक्ट को सही तरह मुतय्यन कर लिया जाए साइंटिफिक मेथड के तरीके पे, आप अच्छी तरह जानती होंगी, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम कुछ फाइंड रिजल्ट्स को देते हैं और अपनी एक फाइंडिंग बना लेते हैं, अपनी एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं रियलिटी, और फिर हमें चीजें उसी तरह से दिखने लगती हैं। तो समटाइम्स यानी कि वायरल्स के क्या हो रहे हैं या उसकी कॉज की वजह से, यानी तहारत से कोई ताल्लुक ही ना हो, लेकिन वो कोई इस तरह का बीमारी इस तरह की आ गई है जो बार बार लीड कर रही है, और बच्चे भी अगर ज्यादा हैं, यानी कि कोई और भी इसकी रीजंस हो सकती हैं। एनीवेज, इसके ऊपर बिल्कुल। भी आप गौर कीजिएगा। दूसरी चीज ये कि इट मीन्स आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आपके अंदर से जो शुक्र शुक्र निकला मुसलमान होने का, वो ये था कि एक आपने गेन देख लिया अपनी जिंदगी में कि बच्चा कम बीमार हो रहा है, उस सफाई की वजह से जो आपने इस्लाम में होने की वजह से सीखी है। क्या यही बात है? हाँ, ये भी है, और भी डेली लाइफ में जब बाहर निकलते हैं तो माहौल में इस तरह की होती हैं, चीजें होती हैं। हम्म। हाँ, चीजें होती हैं कि बंदा शुक्र अदा करता है, मतलब ऑटोमेटिकली एक रियलाइजेशन होती है कि अभी ये मुझे उस तरह शायद एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, मैं दोबारा इस पे सोचूंगी और अपने को अपने ठीक है। वर्ड्स में ये एक्सप्लेन बहुत करने की आपने कोशिश। अच्छा कहा कि आप दोबारा सोचेंगी, और सही वाकई आपकी अगर उस कोर तक आप पहुंच जाते हैं ना सवाल के ऊपर सोचते हुए, तो आप यकीन करें वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। कि नेमत के लिए शुक्र क्यों अदा करना चाहिए। और अब ये जिस तरह आप लोगों ने कहा ईमान के लिए, तो सोचना है कि यानी मुसलमान होने में क्या ऐसी बड़ाई है जिसके लिए शुक्र दिल से निकल रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी सीरियसली। ठीक है। क्योंकि अगर ये टैग्स हैं, यानी मुस्लिम एक टैग है, क्रिश्चियन एक टैग है, ज्यू होना एक टैग है, तो इनमें से क्या आपको क्या लगता है कि क्रिएटर ये देखेगा कि किस पर्सन पे मुस्लिम का टैग लगा हुआ है तो उसको जन्नत में डाल दो? अच्छा। या फिर आप ये देखते हैं कि खुदा इस तरह जज करेगा, देखेगा कि किस पर्सन के अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अमल करता था, किस बात को वो ठीक और किस बात को गलत समझता था, और देखना ये है कि उसके अमाल क्या अपने राइट नॉलेज के अकॉर्डिंग थे। यानी कि एक क्रिश्चियन का फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या उस चीज में, या किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, क्या इस चीज पे, एक आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, आप किसी नए टाउन में गई हैं और आपको नहीं पता कि वहां पर गाड़ी जो सा है वो राइट के बजाय लेफ्ट पे चलाई जाती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और आप राइट पे गाड़ी चला रहे थे, और आपको आपका हाल हुलिया, आपका चेहरा, सब कुछ ये बता रहा है कि आप वहां पर नए हैं, स्ट्रेंजर हैं, पहली दफा वहां पर आए हैं।
तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, कि क्या इस पर्सन को के ऊपर कोई आ, वो आएगी, सजा आएगी कि तुमने ये वाली इस जगह पे क्यों नहीं गाड़ी चलाई, ठीक है, इस जगह पे क्यों नहीं, राइट राइट पे या लेफ्ट पे क्यों नहीं चला रहे। तो उससे ये तो सवाल हो सकता है कि तुमने जानने की क्यों नहीं कोशिश की, लेकिन इस बात पे कि वो जो एक नेक्स्ट लेवल का अमल है, शायद उसके बारे में उसे उस तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सके कि आपको उसको ये पता ही नहीं था कि यहाँ का क्या रूल है। तो ये जहन में रखना है कि हर पर्सन अपने इल्म उसके पास क्या है उस पर वो अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या ये क्राइटेरिया होगा खुदा का, या ये क्राइटेरिया होगा कि किसके ऊपर लेवल लगा हुआ है मुसलमान का। ठीक है। तो ईमान होने के अगेन मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि ईमान होना और मुसलमान होना ये कैसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है भाई, कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में हमें। ठीक है। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे जहन में ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका जवाब था जी। सबसे सेकंड या थर्ड, सबसे बड़ी नेमत हम्म। आपकी जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि सेहत जो है ना, सेहत जिस्मानी और जहनी सेहत, हम्म। वो सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जहनी सेहत होगी तो फिर ही ईमान की बात शुरू होगी। ठीक हम है। ईमान वाले नहीं, उसके बाद ही होगा। हम्म। तो और हम्म। जिस्मानी सेहत पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा बुरा हाल हो सेहत का तो हम ईमान कहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। हम तो शिकवे शिकायतें करते रहेंगे। राइट। तो मतलब मुझे लगता है सेहत पहली चीज है, सेहत पर बेस करता है सब कुछ। अच्छा जी, ठीक है, और सही है। और इसके लिए, और अगर आयशा आगे आपने अगर सोचा है, तो क्यों सेहत है तो फिर इसका थैंक यू क्यों, ग्रेटिट्यूड क्यों। हाँ जी, क्योंकि ना बहुत एहसान मंदी पैदा होती है कि, और मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं अल्लाह ताला के लिए। ठीक। यानी जिसने इन्हें सेहत अता की है उसके लिए बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे दिल में एक जज्बा एहसान मंदी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, ये हम्म। पैदा होता है। अच्छा। और बहुत मोहब्बत पैदा होती है ठीक है, ठीक है, चले इस। हम इन पे आगे क्वेश्चंस पे आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे तो फिर कुछ और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी शाजिया। जी शाजिया। शाजिया आपका माइक म्यूट है अगर आप बात कर रही हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो शुक्र की अलामत है वो ईमान है। और जितना ईमान हमारा मजबूत होगा उतनी हमारे में एहसास ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी। और इसका ये मतलब है कि हम अल्लाह की तस्लीम पर राज़ी हैं। वो तकसीर जिस तरह की भी है, अल्लाह ताला ने हमें जो भी अता किया है, वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में सवाल आना शुरू हो जाता है कि अगर हमारे पास ये नहीं है, तो ये इस वजह से नहीं है, इसमें भी कोई बेहतरी है। तो जितना इंसान का ईमान का मैं ये कहती हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जितना ईमान हमारा मजबूत होता जाएगा तो उतना ही हम अल्लाह ताला की तस्लीम पे राज़ी होते जाएँगे और कहते हैं उतना ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखें, एक क्वेश्चन में एक बात थी कि आप उस नेमत का शुक्र अदा क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गई, और दूसरी बात थी कि शुक्र किसका और क्यों। तो यानी कि सेहत आपको, ठीक है, आपको आपने एज्यूम किया कि आपको खुदा की तरफ से मिल रही है। खाना आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, खुदा की तरफ से मिल रहा है, ये वो अल्टीमेट रियलिटी है जो हम हमारे पास पहुंच तो गई है। बट क्या जो चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें दे रहा है, क्या पहले शुक्र उसका बनता है या नहीं बनता। और इसीलिए ये सोचना जरूरी है कि पहले शुक्र किसका होना चाहिए और फिर क्यों उसका होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर हमारे जो बच्चे हैं मिसाल के तौर पर सवाल अगर करेंगे और किसी बात के ऊपर, तो वो अगर हम उन्हें कहते हैं ना, वो कोई चीज पूछते हैं कि ये रोटी फॉर एग्जांपल खाने की, अगर वो कोई चीज खा रहे हैं, तो इसके लिए जी हम उन्हें कहते हैं बेटा अल्लाह ताला को थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलें खाना खाने के बाद। तो अगर बच्चे से इतनी कॉन्वर्सेशन हुई हुई और अगर हम उनको ओवरडोज नहीं करते राइट आंसर्स बता बता के, तो फिर वो बच्चा ये कहेगा कि ये अल्लाह ताला का थैंक यू क्यों, खाना तो मुझे आपने दिया। और एक्चुअली दिस हैपन टू मी मल्टीपल टाइम्स। उनको समझ में नहीं आता था कि अल्लाह कहाँ से बीच में आ गई और कौन है, और अल्लाह ताला को का बारे में जो हम आमतौर पर सोसाइटी में अपने बच्चों को तस्वुर देते हैं,
मसलन वो तो यही होता है कि अल्लाह ताला गुनाह देंगे, अल्लाह ताला गुनाह देंगे, अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। और तो एक छोटा बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो अनजाने अनजाने में वो अल्लाह ताला से जो भी वो चीज होती है उसकी नजर में अल्लाह ताला, वो उससे डरना से स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट वीक ही मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि मैंने एक फैमिली की बच्ची से, भतीजी से पूछा, वो कुछ बातें कर रही थी, काम कर रही थी, तो उसने कहा कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? तो उसने कहा नहीं, मुझे इससे भी नहीं लगता, इससे भी नहीं लगता। तो और उसने कहा बस सिर्फ अल्लाह ताला से लगता है। तो आई वाज सो शॉक्ड, और जाहिर है उदास भी मैं हुई बहुत ज्यादा, कि हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला गुनाह देंगे, अल्लाह ताला गुनाह देंगे, अल्लाह ताला बताएंगे आपको, उस दिन पता चलेगा, जहन्नुम में डाल देंगे, ये आग होती है, फलां होती है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम अल्लाह ताला के बारे में जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, वो कोई लव और मोहब्बत नहीं है। और ये भी मेरा ये भी लेकिन कहने का मतलब नहीं है कि आप अल्लाह ताला की आप मोहब्बत के कसीदे पढ़ना शुरू कर दें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चा जहाँ खड़ा है उसको वहां से एक स्टेप आगे लेकर जाया जाए। यानी कि ये फाइन, अगर वो आपको थैंक यू कहना चाहता है, अगर मैं उसको ये बताऊं, क्योंकि अभी तो वो इस जगह पे भी नहीं खड़ा कि वो मेरी एफर्ट को पहचान सके। अपनी एफर्ट भी हम उनको एक्नॉलेज भी सही तरह करवाना हमें आती ही नहीं है, करवाते ही नहीं है। डायरेक्ट हम उसे कह देते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है, जिसके नतीजे में वो एक लंबी लोगों की सिलसिलों की चेन होती है जिसको वो भूल जाता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने उसको ये नहीं बताया कि मैंने ये खाना, ये अगर वो मुझे कहे तो मैं पहले ये खाना लेके आई हूँ, ये मैंने बनाया, तो सबसे पहले ये जाहिर है कि वो इस बात को पहचानेगा कि मैंने खाना ला कर दिया। फिर वो बाबा का एहसान पहचानेगा कि वो फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी वो करके लाए थे, या पैसे उन्होंने स्पेंड किए थे। इसके नतीजे में वो यहाँ तक पहुंचेगा कि ये तो कहीं और से मार्केट में आया था, शॉपकीपर ने मुझे दिया था। इसके नतीजे में वो शॉपकीपर का एहसानमंद होने के बाद कि ये तो भाई मिल्स से आया था, ये तो एक सिस्टम है कारखानों का, फिर वो कि ये तो उस फार्मर पे जाएगी बात। अच्छा, ये उस फार्मर ने, कि जो लोग बस अल्लाह का शुक्र है कि लगे हुए हैं उस काम में, और वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, आधे लोग जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो ये कि ज़राअत में लगे हुए हैं, तो हम तक ये पहुंच जाता है। और उस फार्मर पर जाएगा तो फिर उसके बाद कि वो कैसे उगा पाता है, लैंड कैसे काम कर रही है, सूरज कैसे काम कर रहा है, और मल्टीपल फैक्टर्स थे, तो फिर ये सूरज, बादल, बारिश, ये मैकेनिज्म समझ में आना शुरू होगा। और अच्छा, ये मैकेनिज्म काम करता है तो जमीन ये कुछ उगाती है। और उसके बाद जा करके यार ये मैकेनिज्म कौन तख्लीक कर रहा है, क्या है ये सीन, ये कभी खराब हो जाता है तो ये तो गंदम का तो कहत आ जाता है। और तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो होना चाहिए था, बट हमने क्या किया, लाइन में खड़े हुए 20 लोगों के शुक्र का हक मार के हमने वहां पे अल्लाह को खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में अब हमारी सोसाइटी जैसी है वैसी आपको दिख रही है। हमें लोगों का एहसास नहीं है, हमें लोगों का ख्याल नहीं है, हमें माँ की कुर्बानियों का एहसास नहीं है। हमें शॉपकीपर्स, हम कहते हैं हम पैसा देते हैं शॉपकीपर को, सो व्हाट। फार्मर्स के बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी में खुद जरा सोचिए, कितनी दफा हम शॉपकीपर्स के लिए और मिल्स के लिए, जब आप कभी फ्लोर मिल्स के बारे से गुजरते हैं तो कितना हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आता है। और कितने हम थैंकफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो आटा पीस रहे हैं, जो लेकर आ रहे हैं बहुत ही कम पैसों के बस। वो फार्मर्स जिनसे बहुत ही कम पैसों में उठा लिया जाता है अनाज, और उनके पास कुछ भी नहीं जाता। और फिर सूरज का और बादलों के और इस मैकेनिज्म के लिए। तो ये सारा वो प्रोसेस है जिसमें हम जब ईमान की का पहले ही शुक्र डाल देते हैं, हम पहले ही सिरे में। तो ये मैं एक पॉइंट है जो अगेन ये बताना चाहूंगी कि प्लीज थिंकिंग को अपने एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाइए। राइट आंसर्स देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, और आप जिस तरह मर्जी है वो उनको अपने सोचिए, अब बाकी दें। लेकिन इस सेशन के अंदर आप जहां पर एक एक पॉइंट से सोचने का, अगर ये आपकी सोच का ये स्किल डेवलप हो जाता है, तो फिर बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है कि आगे हम खुद भी प्रोसेस करने के काबिल होंगे। ऑल दो रिफ्लेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूसली कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक एक माहौल की, एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि हम इस प्रोसेस को सही तरह समझ सकें ये है क्या। ठीक है, तो इस बारे में कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन जहन में आए, बिकॉज समहाउ इट इज डिफरेंट, ये पॉइंट के जी ये क्या, हम तो अभी तक सुनते आ रहे थे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये क्या कह दिया है। तो इस बारे में जो भी सवाल हो आप लोग इसको कर सकते हैं। जी जैनब।
अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ये थॉट प्रोसेस और ये रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग के हवाले से, कि ना जी मेरा प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ था जब हम्म मेरी तीन बेटी अभी 4 साल की माशाल्लाह, 3 साल जब उसने सवाल करना शुरू किए थे ना, तब हम्म मेरा ये वाला एक्सपीरियंस हुआ था थॉट प्रोसेस के, अच्छा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी, हम्म अच्छा ये सवाल भी हो सकता है। फिर काफी ज्यादा मेरी खुद हम्म में भी इम्प्रूवमेंट आई, खुद भी हम्म नॉलेज में भी काफी मेरा इंक्रीज हुआ इसकी वजह से, क्योंकि इसके क्वेश्चन इस तरह थे और मेरी कोशिश ये होती है कि इसको वैलिड आंसर्स दूं, ताकि इसको बाद में मुझे दोबारा से इसके लिए एफर्ट ना करनी पड़े कि अब इसको पहले ये बताया था अब इसको ये बताऊं। तो जो उस चीज का आंसर होता है, मैं कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल चाहे इसकी एज के हिसाब से मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही हो, मगर एक दफा इसको बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसके हिसाब से थोड़ा जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस रिलेट कर लूँ इसकी एज से, वो ठीक है करती हूँ। मगर ठीक है बेसिकली मैंने ये बताना था कि मेरा थॉट प्रोसेस ही चार बिल्कुल साल की बच्ची ने स्टार्ट करवाया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसलिए कि वो बच्ची को आपने इतनी फ्रीडम और इतना कम्युनिकेशन और इतना लव दिया होगा, जिसकी वजह से उसने कंफर्टेबल फील करते हुए वो करती होगी, कंफर्टेबल फील करती होगी आपकी कंपनी में, और वो चाहती होगी कि मैं मुख्तलिफ चीजों के बारे में पूछूं, सवाल करूं। सच अ ग्रेट ब्लेसिंग कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बच्चों की सवाल करने की हैबिट। और अगर वो सवाल अब, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक जो नुकसान कर जाते हैं, जिसका थोड़ी सी आपकी बात से क्लू मिला है, इफ यू अलाउ मी कि मैं उसको मेंशन कर सकूं, कर दूं। जी जी बिल्कुल, जी जी ठीक जी। है। अगर यानी कि ये इतनी बड़ी जैनब, ये अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर ही नेमत है बच्चे का सवाल करना। ठीक है। लेकिन जब हम ये करते हैं यानी जब बच्चा सवाल करता है तो उसका मतलब है कि उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्ड हुई है। आप ये देखें, हमने यहाँ पर मैंने बताया भी था, ये जो हमारी लास्ट टाइम स्लाइड थी उस टाइम शायद आप नहीं आई थी, कि ये देखें कि मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग मेथड्स क्या हैं, और वो ये है कि अगर क्यूरियोसिटी किसी के अंदर है, इंक्विजिटिवनेस किसी के अंदर है, तो जो नॉलेज इस तरीके से फूटेगा वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर इंटीग्रेट होगा, इंटरनलाइज हुआ होगा। ठीक है। लेकिन जब हम ये काम नहीं करते हैं तो फिर बड़ी गड़बड़ी होती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे वो सवाल करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके मेंटल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट मुतय्यन करने की कोशिशें कर रहा है, लिंकेजेस डेवलप कर रहा है। तो अब जब उसने सवाल किया है ना कि ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये मेरी स्किन के ऊपर अगर वो कह देता है कि ये मेरी स्किन का कोई सवाल कर लेता है, तो अब हम उसे कह दें ये सेल्स हैं और ये हेयर्स हैं, ये ऐसे हैं, मतलब उसको वो ही बायोकेमिस्ट्री के राइट आंसर देना स्टार्ट अगर कर देंगे, तो जिसके नतीजे में वो आपकी बात को इररेलेवेंट समझते हुए कि ये मुझे तो ये नजर आ रहा है, पता नहीं मामा इसके बारे में ये बात कह रही है, जिसको अभी वो समझ ही नहीं सकता या उसको दिख ही नहीं रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंक्विजिटिवनेस जो सी है या उसकी क्यूरियोसिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपने ऐसे बड़े बड़े राइट आंसर्स दे दिए हैं जिसके नतीजे में वो अभी, मिसाल के तौर पर यही जो आटे रोटी वाली बात थी, रोटी में अगर अल्लाह का शुक्र कह दिया, तो अल्लाह को ना कभी उसने देखा है, ना कभी सुना है, ना समझा है, ना देखा, कोई इस तरह का उसका तस्वर ही नहीं है। तो ऐसी रियलिटीज के साथ रिलेट करते करते और फिर वो देखता है कि माँ तो हर दफा यही कहती है, तो एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि अब बच्चे को, कि मैंने ये आंसर ना दिया तो माँ की आंखें जरूर चढ़ेंगी। सेम वे और भी चीजों के अंदर इसी तरह होता है, जब हम उसको पानी के मतलब कुछ सवाल है और हम उसको स्टेट्स ऑफ मैटर बताना स्टार्ट हो गए हैं किसी डिफरेंट तरीके के अंदर, तो अब क्या है कि जैसे ही बच्चा आंसर में देखता है, उसको उसके सवाल में एक और सवाल कर देना चाहिए। अगर बच्चे को ग्रो करवाना है, राइट आंसर्स देने की फिक्र बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो फिक्र होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ खड़ा है और आप बताएं आपका क्या ख्याल है, आप बताएं मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं। फिर एक छोटा सा पॉइंट, वही फिजिकल फिनोमेना जहां पर बात हुई थी। ठीक है। अगर ये करेंगे तो बच्चे की तलब जुस्तजू आगे बढ़ता रहेगा, वरना आप देखेंगे कि 3 कुछ 4 सालों तक वो सवाल करने खत्म कर देगा जो जिस तरह से वो पहले बच्चा वो सवाल करता था। और नहीं बल्कि हमारे मैं यहाँ ये पहले कहती तो हूँ, सवालों की इजाजत नहीं थी। अब जब बच्चों को हमने सवालों की इजाजत दी है, तो अब हमें ये होता है कि ये 3 साल का 4 साल का बच्चा जो है ना, 9वीं 10वीं के लेवल के जो आंसर्स होते हैं किताबों वाले, वो किसी तरह सुना दे, जिसके अच्छा नतीजे मेरी में इल्म की मोहब्बत खत्म हो जाती है और सीखने की और सोचने की। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मेरी कोशिश ये भी होती है कि पहले मैं ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि हम्म। आपको क्या लगता है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से बिल्कुल भी सही। फिर ना वो हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है कि अच्छा ये इस लिहाज से सोच रही है। ये इस लिहाज से सोचिए और ये इसका देखने का अंदाज है।
ठीक है, ये देखने का अंदाज है। तो जब अब बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और बस उसको बाज बाज क्यूरियोसिटीज डेवलप होने देनी चाहिए बहुत ज्यादा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि बच्चा सोचने वाला इंसान बने। तो इन दैट केस ये करना पड़ेगा कि उसकी उसकी जुस्तजू बरकरार रखनी है, सवाल करने की। ठीक है, तो कभी भी पहली दफा में राइट आंसर्स नहीं दे देने चाहिए, बल्कि वो आंसर देना चाहिए जो उसको जितना वो अंडरस्टैंड कर रहा है। और इस बात की कतन फिक्र ना करें, हाय अल्लाह जी फिर ये तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कैसे होगा। नहीं नहीं, वो जब इन सारी प्रोसेसेस से गुजरेगा तो फिर उसके अंदर जो शुक्र आएगा वो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा एक आम दूसरे इंसान से जिसने पहले दिन से ये सीख लिया कि अल्लाह होता है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। वो बाकी जाके जो हराम कमाने के सारे तरीके हैं सोसाइटी में वो वही करता है, और एक तरफ इस्लाम का झंडा उठाए रखता है। ये डिस्पैरिटीज हैं क्यों? तो इनको हमने बेसिकली समझना है, और ये मेथड इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश है कि हम इन डिस्पैरिटीज को खत्म कर सकें कि अमल में और जुबा जो हमारे बातें हैं उनमें इतना फर्क क्यों है, इतना ज्यादा डिस्पैरिटी। ठीक है, ओके जी। जी आयशा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमने राइट आंसर दे दिया, मतलब खराबी हो चुकी, अब हम्म मैंने अपने बच्चों को दे दिए मैं राइट आंसर्स कुछ, हम्म तो अब क्या किया जाए? अब तो पीछे नहीं जाया जा सकता। बहुत बहुत ही अहम है आयशा ये बात। और मुझे इसी चैलेंज से ही गुजरना पड़ा है कि अब जो लोग सीख रहे हैं उनको राइट आंसर्स देने की इतनी जल्दी है कि ये इसके अंदर भी आपको नजर में आएगा। वैसे मैंने किसी से सवाल सिर्फ ये किया था कि शुक्र क्यों होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बचपन की डोज इतनी भरी हुई है कि हमने सवाल ये देखा कि शुक्र क्यों होना चाहिए, और हमने डायरेक्ट कह दिया कि अल्लाह ताला का होना चाहिए और अल्लाह ताला ऐसे होते हैं और ये तो ये हमारे अपने साथ भी ये मसला हो चुका हुआ है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है, या मेरी कोई नंद भाभी देवरानी क्लास टीचर प्रिंसिपल से डांट पड़ती है, तो हम कमरे में दूसरे कमरे में बैठ के बड़े आराम से क्रिबिंग कर देते हैं, बड़े आराम से गीबत कर देते हैं। तो भाई अभी तो इतने शुक्रगुजार हो रहे थे, तो फिर ये फिर उसी शुक्र का पार्ट है कि टेस्ट भी आता है। लेकिन ये मसला हो जाते हैं। इसका मैंने हल ये ढूंढा है कि अब मैं सवाल करना शुरू कर दूं। वो कह रहा है ना क्यों, तो वो कह रहा है कि अब राइट आंसर वो कर रहा है, यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे मैंने छोटे बच्चों को देखा है अब कि बड़े बहन भाई एग्जैक्टली वो काम कर रहे होते हैं छोटे बहन भाइयों के साथ। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, चलो उसको थैंक यू बोलो। और अच्छा ये क्या, ये क्यों, कब मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि माँ, उनकी माँ ने यही सिखाया है, थैंक यू बोलें, थैंक यू बोलें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, खैर इसमें अब जो करें कि क्यों, वाई थैंक यू, आप क्यों ये कहना चाह रही हैं, अब सवाल करना शुरू कर दें। तो अभी आप देखिए कि यहाँ से उनका सोच का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो ऊपर रियलिटी पड़ी हुई है उसके नीचे अब अपने कंस्ट्रक्शंस डेवलप करना शुरू करें। तो ये हो सकता है। अगेन आप सवाल करें कि आप ये आंसर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। एक ऐसा सवाल जो उसको थ्रेटन ना फील करे, वो बच्चा बच्चा सिक्योर ही फील करे, लेकिन बस आप उसे ये सवाल करें जिससे वो आप सोचना शुरू करे कि वाकई मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक दफा मेरी बेटी ने कहा, मैं तो इसको कभी भी इस तरह नहीं कहती कि सच बोलना चाहिए बेटा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक दिन वो खुद ही, क्योंकि आगे पीछे से तो इतनी हैमरिंग हो रही है इन कॉन्सेप्ट्स की, तो कहती है मामा झूठ तो नहीं बोलते ना। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बोलते, कहती है ऐसे ही। तो मैंने कहा बस फिर झूठ ही बोला करें, फिर क्यों, अगर ऐसे ही बोल रही हैं तो बस फिर झूठ ही बोल लें, फिर उससे आपका फायदा भी हो जाएगा, आपको कैंडी भी मिल जाएगी और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपको एक और मिल जाएगी। तो सोच में पड़ गई और खामोश। हालांकि अब ये देखें, ये अगर मैं जैनब के लिहाज से ये करूं तो हो सकता है जब वो ये बात सुने तो वो कहेंगे ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी को झूठ बोलने की तलकीन कर रही है। मैं झूठ बोलने की तलकीन नहीं कर रही, मैं एक्चुअली बच्चे को ये बताना चाह रही हूँ कि जिस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें सही बात का रट्टा मारने की जरूरत क्या है। तो सच्चाई नहीं इंसान के अंदर पड़ी हुई है, वो उसको उसको कर लेगा कुछ अरसे के अंदर, इस बात को जानने की, इस बात तक पहुंच जाएगा कि सच्चाई तो मेरी जरूरत है, बस सिर्फ हमने एनवायरनमेंट देना है। तो जी आयशा आप कुछ कह रही थी। नहीं नहीं, बस वो आपने अगले अगले जुमले में बोल दिया था, वही वही जुमले में कह रही थी। हाँ,
ठीक है, तो यानी कि इसमें ये सोबिया भाभी, जी इसमें तो ये भी है कि जब हम मैंने आपका लाइव लेक्चर लिया था तो वो आपकी बात मुझे इस टॉपिक पे क्लिक कर गई है कि आपने कहा था कि जिस तरह जो है ना वो कुरान पाक को जो है ना रमजान में धड़ाधड़ पढ़ रहे होते हैं, जी जिन्हें जी। नहीं भी आ रहा तब भी वो बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक भी अमल नहीं कर रहे। एक हम्म। लफ्ज पे भी अमल कर लेंगे तो वो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा और हमारे लिए भी ज्यादा जो है ना बेहतर है, और अल्लाह का शुक्र उसमें अदा हो जाएगा और बिल्कुल। अपना मुसलमान होने का हक अदा हो जाएगा। इससे कि पूरे पूरे कुरान यूं हिल हिल के पूरे रटे पड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है वो बिल्कुल नहीं। कुरान बंद हुआ फिर दोबारा वही काम वो शुरू। सोच कहीं है ही नहीं है, तदब्बर कहीं है ही नहीं है। और उसके बाद गालम गलोच उसी तरह, गीबतें उसी तरह, चिल्लाना उसी तरह। तो इसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं, हम सरियन एक खुदा, क्योंकि खुदा को एक बड़ी हस्ती मानते हुए वो समझ रहे हैं कि ये उसकी किताब है, और उसकी किताब को ओन कर लिए, और उसके बाद उस खुदा की बड़ी हस्ती के यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है कि मैं अब बाकी टाइम पे क्या कर रही हूँ किताब बंद करके। तो यस, दिस इज द पॉइंट, है ना, बिल्कुल, यू राइटली मेंशन्ड। जी तैयबा। जी, आपकी बात सुन के मुझे भी अपना वो एक्सपीरियंस याद आ गया कि बच्चों के हवाले से, कि हम बच्चों को कहते हैं कि सलाम करो, और खास तौर पे अगर माँ कुछ समझ भी रही है कि अच्छा बच्चा है तो कोई मसला नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो आसपास वाले हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो इतना ज्यादा फोर्सली वो करते हैं कि ये इसने किया क्यों नहीं, शिकायत इतनी ज्यादा होती है, और बच्चे को कुछ बेचारे को समझ नहीं आती और उसको डांट पड़ी जा रही होती है। हम्म। तो और दूसरा ये कि बच्चे जैसे घर आए तो सलाम करें, बाहर जाए तो उनको ये नहीं पता होता कि हम सलाम कर क्यों रहे हैं। हम्म। बिल्कुल। इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज, और यही वो एरियाज हैं जहां पे मैंने अभी कहा ना कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इंट्रोड्यूस तो करवा देंगे हम, लेकिन फिर उसके बाद इतने चैलेंजेस हैं, इतना हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां हम खुद पहले ये चीजें सीख लें। ठीक है, यानी कि सलाम किस चीज का ज़हूर है, ये वो क्या ग्रीटिंग है जो हमारे दिल से फूटती है, और क्या जब हमारे दिल में किसी को मिलने का कोई जज्बा पैदा होता है, या तो क्या उसके लिए सिर्फ एक तरीका है। यानी बच्चा हो सकता है कि अपने बच्चा असल में क्या कर रहा होता है, अपने जज्बे का इजहार ना, समटाइम्स आप देखें मामा जब बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती हैं तो बच्चा क्या होगा, स्माइल करेगा पहले। इसका मतलब है कि उसने आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर लिया है, ही और शी इज एंजॉयिंग योर प्रेजेंस, दैट्स व्हाई ही और शी इज स्माइलिंग। अच्छा, हमें क्या हुआ, हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम करो, अगर हमारे साथ दादू में होंगे अस्सलाम वालेकुम करें, अस्सलाम वालेकुम करें। भाई उसने आपकी मौजूदगी को एक्नॉलेज कर लिया है, इजंट दैट एनफ कि वो अभी अपनी फीलिंग को आपको कर, ये तो और भी बेहतर बात है। हम एक स्मूथ सपाट किस्म का रूखा सलाम करने के आदी हो गए हैं, लेकिन फीलिंग्स हमारे अंदर से, वो जो इमोशंस होते हैं वो तो गायब हो चुके हैं। क्यों? हैमरिंग की वजह से। वो सिर्फ रस्मान हो गई, तो हम सिर्फ ये कर रस्म हो सकते गई है थे, हम ये कि कर सकते थे कि पहले उसकी फीलिंग को जानते, वो कर रहा है, वो हो सकता है किसी दिन वो हेलो पे आ जाए, हेलो पे आ जाए, किसी दिन हो सकता है वो हाय पे आ जाए। समटाइम्स मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर ये प्रेजेंस जब अच्छी होती है तो वो आते हैं और दादों को नानों को आके हक कर लेंगे, लेकिन नानी को तो फिक्र है कि नहीं, सलाम मुंह तू नहीं बोलिया। सलाम क्यों नहीं बोला भाई। तो अब क्या है, अब उसकी, वो एक तरह का बच्चा एक टेंशन में आ जाता है, और उसको ये पता चलता है कि यार ये मिलने जुलने के लिए ना मुंह से कुछ बोलना जरूरी होता है, फिर वो जुमले तो बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फीलिंग्स मरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब उसको फीलिंग्स कन्वे करने से रोक दिया गया है, या फिर फीलिंग्स काफी नहीं थी शायद माँ बाप के लिए। तो अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते 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 एक वो लम्हा भी आता है कि वो कहता है कि मैं कैसे इनको इजहार करूं। तो फिर वो एक दिन मुंह से भी, क्योंकि सोसाइटी में सलाम हो ही रहा है, सीख ही जाएगा, बोल ही देगा। ये ऐसी चीज तो नहीं है कि वो किसी ऐसे इलाके में जहां सलाम कभी वो बोलेगा ही नहीं। तो ये बड़े मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं तैयबा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और इससे आपको गुजरना पड़ेगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ अपना रोल पॉजिटिव रखूं, और दादा दादी जो कह रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस वो खुद ले लेगा, या कोई और जो बाकी कह रहे हैं वो खुद डिसाइड कर लेगा कि उनको मैंने ये करना है, और अपनी माँ को मैंने फीलिंग्स कन्वे करनी है। तो बच्चे यूं पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फोर्सली कोई भी काम हो, ये मैंने देखा है कि फोर्सली कोई भी काम जिसपे पाबंदी लगा दी जाए, हम्म। तो वो हक करना हो या वो फिर रस्मन एक आते हैं, हक हम्म, करते हैं और बस कोई फीलिंग्स नहीं होती उसमें। फीलिंग्स नहीं होती, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आयशा।
अच्छा, मेरे ज़हन में 2 सवाल थे, हम्म। तो एक-एक करके पूछ लूँ मैं? जी। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि वो जो कुरान के हवाले से बात हो रही थी, उसमें ना मतलब इस बार हम कोई दोहरा कुरान, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। हम्म। तो ज़हन में ना एक ख़्याल आता है कि शायद कुछ मिस हो रहा है, शायद कुछ रह रहा है। हम्म। तो वो क्या करना चाहिए इस एहसास का, हम्म। और ये कि एक कुरान के साथ जो मुनासिबत है रमज़ान की, उसमें से बंदा चाहता है कि नहीं कुछ तो कर लें, मतलब कुछ तो होना चाहिए जो मतलब कुरान से हम एक बार गो थ्रू हो जाएँ किसी तरह। ठीक है। यानी एक दिल में ख्वाहिश भी होती है। हम्म। तो ये इन जज़्बात का क्या करना क्या चाहिए? किया जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि पहले आपने देखना है कि आप कुरान भी क्यों पढ़ना चाहती हैं। मतलब मैं अगर आपसे सवाल करूं। हुँ, क्यों पढ़ना चाहते हैं? वो असल में इसीलिए कि अल्लाह ताला की जो हिदायत है उसको ज़रा दोबारा से एक बार याद कर लिया जाए ठीक है। और अपने आप को ठीक कर लिया जाए, थोड़ा बहुत जहाँ जितना सा हो सकता है थोड़ा बहुत ही होगा। यानी कि वो आप इसलिए पढ़ेंगी ताकि आप खुद को ठीक करें। अच्छा, अब जब वो हुँ, पढ़ेंगी तो जाहिर है उसमें ये भी तकाजा आएगा, वही जो गौर व फिक्र करो, सोचो सच्चाई पे कैसे कारबंद रहना है, अहद क्या होता है, किस्त क्या होता है। यानी कुछ कामों की तरफ तवज्जो आएगी ना। यानी बेसिकली आप कह रही हैं मैं ठीक होने के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन आप कुरान हुँ, पूरा पढ़ जाएं और ठीक होने का टाइम ही ना मिले, लेकिन कुरान पढ़ने में बिल्कुल। ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाए, तो अब हुँ, क्या फिर? यानी आखिर में तो आपने ठीक ही होना है। गाइडेंस का तो यही मतलब है ना। मैं वो मिसाल दिया करती थी समटाइम्स अपने क्लासरूम्स में, कि गाइडेंस का ये मतलब होता है कि अगर आप रिसेप्शन पे आए हैं तो आप प्लीज मुझे रूम नंबर 6 की तरफ गाइड कर दें। तो वो आप कहेगा सीधा जाएं, फिर दाएं मुड़ें और फिर बाएं चले जाएं। तो आप वहीं खड़े होके ये कहते रहे दाएं मुड़े बाएं मुड़े और फिर कमरे में चले, दाएं मुड़े बाएं मुड़े और कमरे में चले जाएं। और वो गाइडेंस पे अमल हुआ कुछ भी नहीं है। गाइडेंस एक अमल करने की चीज होती है। तो कुरान एक गाइडेंस है बेसिकली, और हमने इसको वहीं खड़े होकर रिसेप्शन पे एक बोलने की चीज बना लिया है। तो गाइडेंस कभी भी नहीं होगी। तो अब अगर आप कुरान की गाइडेंस पे किसी एक जगह पे, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शुक्र को सीख के उसके ऊपर थिंकिंग कर रहा है और अपने पूरे दिन के ऊपर मुहासबा कर रहा है और अपने बच्चों के हवाले से सोच रहा है, अपने हवाले से सोच रहा है, तो हमें लगता ये है कि ये गाइडेंस पे हम अमल नहीं करें, बिकॉज हमने बहुत सारा स्टफ नहीं पढ़ा, बहुत सारी सूरतें नहीं खत्म की। तो पहली चीज ये कि हुँ, काउंटर क्वेश्चंस कर करके अपने आप को इस पॉइंट पर लेकर आए, सो दैट इसका कोई हल निकले। दूसरी चीज, लेकिन इसका एक और हल भी है, और वो ये है कि हमारा एक पैटर्न है सदियों से कि अगर रमजान में कुरान खत्म करना है, अब वो इतनी आसानी से तो नहीं वो होगा। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि एक ऐसा पोर्शन भी रखा जाए, दिन का एक ऐसा टाइम रख लें जिसमें आप कुरान की के मैक्सिमम पार्ट से भी गो थ्रू होते रहे। लेकिन दिन का एक बड़ा हिस्सा, रोजे का एक बड़ा टाइम आपके गौर व फिक्र का होना चाहिए कि कुरान की गाइडेंस पे मैंने लम्हा लम्हा अमल कैसे करना है, उसको देखना, उसको सोचना, उसको बरतना कैसे है। तो उससे क्या होगा, इस पैटर्न से क्या होगा, अगेन मैं आपको ये कहूँ कि जो इंसान खुद सोचता समझने की जिसको आदत पड़ जाती है, वो अपने यूनिक पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। और कभी वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अभी सोचूंगा, मुझे अमल करना है, ये आयतें इतनी ज्यादा पढ़ना मेरे लिए बर्डन बनता जा रहा है, और नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीख के आगे बढ़ूंगा। कोई अगला मरहला ऐसा आएगा, वो कहेगा कि अच्छा मैं अमल तो कर ही रही हूँ, अब ऐसे करती हूँ साथ में ना रिवाइज भी हो जाएगा, तो चलो थोड़ा आधा घंटा निकाल के मैं ना पारा भी एक हाफ पोर्शन इसका भी खत्म करूंगी। फिर इसके कोई और भी पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, और ये बस पता होना चाहिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं क्यों कर रही हूँ। बस ये रीजन पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये था, दूसरा कर लूँ सवाल? जी 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 जी, कर लें कर लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि ये जो आपके साथ सेशंस होते हैं ना, हम्म। इसमें जैसे यानी जब सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ बोला नहीं जा रहा होता, और फिर ऐसा दिमाग खुलना शुरू होता है। तो वो हम्म। जब बात करी थी ना कि मतलब सोचने की आदत, हम्म। यानी हमें हमारी आदत जितने दिन हम क्लास के बगैर होते हैं वो खत्म हो जाती है। फिर जब दोबारा क्लास, कंपनी की जरूरत होती है ना, कंपनी हाँ, की उस तरह माहौल की, और अकेले में उस तरह डेवलप नहीं हो पाती है आदत। नहीं होगा तो दिल नहीं करता एग्जैक्टली। कि वो डायरी खोलें और उस पे सोच के बैठ के सोच के लिखें। हम्म। यानी उस तरफ नहीं जा रहा होता जहन। वो हम्म। दिन मतलब वो काम कर लें, वो काम पड़ा है वो कर लें, वो कर लें, वो करें, लेकिन वो अंदर चल भी रहा होता है प्रोसेस थोड़ा बहुत जो हम्म। हमने सीखा पढ़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन अब इसको कैसे ठीक किया जाए कि हम सोचना सही शुरू कर दें? हम्म। ये अगर आप ना 1-2 हफ्ते खुद से एफर्ट करके ये काम करवा लें, तो जब आपको इसकी अम्यूजमेंट और एक्साइटमेंट पता चल जाएगी ना,
ये सोचने के नतीजे में कैसी कैसी रेवलेशंस होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जर्नी बहुत बहुत मजे की होती है। इसको अगर आप एक दफा अगर आप एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, और इंटरेक्शंस में वो जो कह रही हैं कि आप बच्चों के साथ अगर आप इसको इंटरेक्शन में ले आएं, इसको हॉबी बना के प्रैक्टिस करें, और बच्चे जिस तरह के मजे मजे के आंसर्स करते हैं, जब उनको ये प्रेशर नहीं हो कि मेरी माँ अभी मेरा आंसर करेक्ट करवाएगी, अभी करेक्ट होए, ये क्यों कह दिया, नहीं बेटा शुक्र अल्लाह का ही होता है। जब हम इस तरह के आंसर्स करते हैं, उनको फोर्स करते हैं, तो वो ना अवॉइड करते हैं। लेकिन जब हमारी बिल्कुल ये होती है कि हम सवाल करने की, और तो जब वो सोचते हैं तो हमें भी बड़ा सोचना पड़ता है कि अब क्या पूछूं, अब क्या पूछूं। तो ये एक्साइटमेंट है एक, अगर ये किसी तरह डेवलप हो जाए इसकी प्रैक्टिस के नतीजे में, तो मेरा ख्याल है कि फिर इंसान बाकी दिनों के अंदर भी ये हैबिट ले आना शुरू कर देते हैं। मोर ओवर कंपनी बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन कॉन्टिन्यूसली, जहां से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्किल को ग्रो करवा सकते हैं, इस पे के लिए फिक्रमंद रहना ये इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, 2-4 दिन सीखते हैं, ओवरवेलम होते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं बस बहुत सीख लिया। और बाज लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि वो जो भाभी आपने जो हमें सिखाया था ना, वो हमारे बड़ा काम आया। तो मैं कहती हूँ ये काम लोग हैं कि अभी तक जो कर रहे हैं वो ज्यादा सीखने का एक तरह से अर्ज है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा हमसे गलतियां हो रही हैं, तो अभी मजीद सीखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इतना सीख लेते हैं कि सारी जिंदगी उनका उनसे सीखा जाता है, तो वो भी बड़ी हैरत होती है। तो कंपनी को नहीं खत्म करना चाहिए, इस तरह की चीजें हैं। बाकी अपने बच्चों से सोल्यूशन लीजिएगा इस बारे में। अपना जब ये उन्हें बताएंगे ना मसला मेरे से ये है बेटा, तो वो देखें आपको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या गाइड करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी बन जाती है, बड़े मजे की, समझे, प्ले बन जाता है ये। इससे भी फायदा ठीक। रहेगा काफी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव बच्चों से थिंकिंग किस हमेशा आपको नई नई चीजें बताती रहती है, असल में उजागर करेगी। बच्चों से किस तरह के सवाल किए जाए? मतलब मेरे बच्चों की तो एज 13 से लेके और 7 तक है। जिस चीज के तो मैं मतलब वो आ गया ना बात करने के लिए, किस हर वो उसमें बच्चों के लिए जरूरी ये है कि उनको अपनी फाइंडिंग्स उनके ऊपर पेस्ट ना की जाए। जिस चीज के बारे में भी आज वो आपसे आ गया, या घर में कोई इशू हो गया, मसलन उसने जूते जगह पे नहीं रखे, या अपना होमवर्क नहीं किया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज है, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और क्या हुआ है कि शाम में बच्चा आपके पास आके बैठ भी गया, अब मामा आप मुझे ये बताएं ना, फिर मेरी टीचर मुझे ये कह रही थी, तो अब मैं क्या करूं इस सिलसिले में। बस वहीं से, अच्छा टीचर ने कहा तो क्या हुआ था, नहीं क्या आपको गुस्सा किस बात पर आया, टीचर ने मुझे ये इंसल्ट कर दी, इंसल्ट कैसे होती है, इंसल्ट क्या होती है, अच्छा यानी कि कोई दूसरा मुझे बोले तो इंसल्ट होती है, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस। फिर वो कहेगा नहीं तो फिर दूसरे बच्चे ने भी तो पानी फेंका था, उसको क्यों नहीं टीचर ने डांटा। तो फिर मैं ये फिर कहती हूँ कि अच्छा यानी कि अगर उसको भी डांट पड़ती तो फिर आपको खुशी होती। तो मेरी बेटी स्टेट अवे, उसने काफी दफा कहा हाँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। अच्छा बस मैंने छोड़ दिया है, वो खुद रियलाइज करे कुछ महीनों के बाद, किसी एक चीज में उसने अपनी इस बारे में इजहार किया कि, बल्कि अभी तक भी नहीं किया, समटाइम्स मैं देखती हूँ कुछ चीजों में, तो अपने बहन भाइयों के लिए तो उसको ये होता है कि नहीं हाँ उसको भी नहीं होना चाहिए, उसको भी नहीं डांट पड़नी चाहिए, ठीक काम होना चाहिए, लेकिन क्लास फेलोज के लिए तो वो अभी भी इस जगह पे खड़ी है, और मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। तो इस तरह के सवाल करते रहे, अच्छा अब दूसरों को डांट पड़ने से क्या, किस किस्म की खुशी है जो आपको होती है, बस इसका जवाब ही नहीं उसको बच्चे को मिलेगा। अब वो सोच रहा है और सोचने दें, यूं कॉन्टिन्यूसली ये हैबिट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अर रहमान और रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि आज हम ये मैं चाह रही थी कि ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं इस पे बहुत काफी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अभी हमारी सोचने की हैबिट तेज हो और आप लोग इस प्रोसेस को समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पे नंबर नहीं लेने हैं, और यहाँ पे हमने किसी के ऊपर इंप्रेशन नहीं झाड़ना कि हमें कुरान काफी ज्यादा आता है, ये तो बात ही नहीं है। बात ये है कि मेरे सोसाइटी में रवैये क्या हैं, क्या मेरी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं तो मेरा उन पर किस तरह का रिस्पॉन्स है। मैं तो परेशान होती हूँ, समटाइम्स मैं परेशान होती हूँ, और समटाइम्स मैं गिल्ट में जाती हूँ, समटाइम्स मेरे अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। ओ, तो अब क्या है, इन रवैयों को कैसे खत्म करना है।
हम इन रवैयों को ऐसे खत्म करते हैं कि उनको ऐसी एब्सोलूट दीन की बात बताएंगे जी इससे आपके ये मसले हल हो जाएंगे, लेकिन उससे मसले हल नहीं होते हैं। नॉलेज को इंटीग्रेट करने का तरीका बिल्कुल और है। तो ये इस किस्म की फाइंडिंग है कि मैं बहुत सारा कुरान पढ़ाने के बजाय एक वो है ना आलिम का वो रवायत है कि एक लम्हे का गौर व फिक्र हजार आबिद के 70 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये एक लम्हे के गौर व फिक्र की हैबिट है, या आप ये कह लें ये कंपेन है जिसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तो देर या इसीलिए दैट्स व्हाई देर इज नो सिलेबस हेयर, राइट। और कोई यहाँ पर ये नहीं है कि हमने बहुत कुछ खत्म करना है, लेकिन वो लोग जिनको बहुत बहुत पढ़ने की आदत पड़ी हुई होती है उनको ये तरीका डिस्टर्ब करता रहता है बहुत। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसलिए अगली इन चीजों पर आप खुद भी काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 10 मिनट्स देती हूँ अभी यहाँ पर, और आप लोग अपने 5 मिनट्स में अपने आंसर सोचिए, और फिर उसके बाद आप लोग उनके आंसर्स को हम लोग दोबारा यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। रहमत क्या है? आप कोशिश करिएगा कि आप सिर्फ इस तसव्वुर तक ही रहें। रहमत आपके नजदीक क्या है? ठीक है, जो आप रहमत समझते हैं। ठीक है। दूसरा आंसर आप लिख लें कि क्या रहमत का तकाजा सिर्फ ओके। आप, मेरा ख्याल है मैं अभी क्वेश्चन पढ़ती भी नहीं हूँ, आप पहले क्वेश्चंस का आंसर जब लिख लें फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? आपने बस लिख रहे हैं? जी। ठीक है, सही है। जी। ठीक है जी। जी।
जी जी, ठीक है जी। ओके, तो जी क्या आंसर लिखा है? जी शाजिया, रहमत क्या है मेरे आपके ख्याल नजदीक? में इनाम है, इनायतें हैं, वो सहूलतें जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दुनिया में दी हैं, जिससे ठीक है, हमारी जिंदगी सुकून और आराम में है, जो मांगे बगैर भी मिली हैं और जो मांगते भी मिली हैं। ठीक है, मेरे ख्याल ठीक है। से तो वो रहमत यही है। ये सही है, मैं समझ गई। आपने कहा नेमतें और ब्लेसिंग्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है जी आयशा। मैंने लिखा है रहमत क्या है, इसका मेरे ज़हन में जवाब आया है कि किसी को कमजोर पाकर उसके लिए दिल में केयर के जज्बात का पैदा होना रहमत है। ठीक है, किसी को किसी, मुश्किल में देखकर उसे ठीक है, दूर कर देना। ओके, किसी की मुश्किल देख के दूर कर देना, फाइन, ठीक है जी। ये जी आप लोग सारे लोग बहुत अटेंटिव होके सबके आंसर सुनिएगा। जितना आप तवज्जो से दूसरों के आंसर सुनेंगे, उतना आप मुख्तलिफ एक इंसानी जहन किस किस किन किन जहतों में किन किन तरीकों से सोचता है, इससे बेसिकली आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, बजाय इसके कि हमें कोई एक आंसर, या क्योंकि यहाँ पे देर इज नो राइट आंसर या देर इज नो सिंगल आंसर। ठीक है, हमने बस ये समझना है कि किस किस तरह से इंसानी जहन सोचता है और उसके इल्म किस जगह पे खड़ा होता है। अच्छा, आगे हैं। थैंक यू आयशा। अच्छा जी तैयबा। जी, मैं समझती हूँ कि रहमत वो है जिससे मोहब्बत, हमदर्दी और फायदा मिलता है, जज्बाती लिहाज से भी और मादी लिहाज से भी। ठीक है, जज्बाती और मादी लिहाज से कुछ फायदे हासिल करना, हाँ हाँ, मोहब्बत हमदर्दी मिलती है। मोहब्बत और हमदर्दी, ठीक है, ये भी ऐड हो गया बीच में, ठीक है। तो यानी कि मादी नेमतों के साथ साथ अब जज्बात और इस तरह की चीजें भी आपने शामिल की हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। मोहब्बत का ताल्लुक जज्बात। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके, जी मौजमा। अच्छा, मेरे ख्याल से रहमत जो है वो माफ करना है, शुक्र अदा करना है और तवज्जो से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है या जो भी मसला होता है, अच्छा, अगर उसको हम इम्पैथेटिकली या तवज्जो के साथ सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से सुनने से भी उनका मसला जो है ना वो हल हो जाता है, काफी हद तक वो जो है ना वो खुश हो जाते हैं कि ये भी रहमत है। ठीक है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल वो जो आयशा का आंसर था ना, मुश्किल में देखा और फिर आपने उसको किसी तरह मुश्किल से निकालने के लिए जो भी किया। तो मुश्किल से निकालने के लिए मजलूम कमजोर पाकर आप जो भी एफर्ट करें, उसमें से एक एफर्ट का आपने जिक्र किया है, वो है तवज्जो से सुनना, है ना। और इसी तरह वो किसी कोई और भी चीज हो सकती है। तो इसका मतलब है ये सारे आप लोगों के यहाँ रहमत के शेड्स हैं। ठीक है, और पीछे वाला आपने क्या कहा था? सॉरी, पहले शुरू वाले हिस्से में। करना भी रहमत है। माफ करना, यस, ठीक है, ठीक है, माफ करने को भी रहमत कंसिडर किया जाएगा, सही। ठीक है जी हिना। मेरे ख्याल से जो रहमत है वो तोहफा है, अच्छा रिगार्ड है, अच्छा रिस्पॉन्स है किसी भी अमल का, डीड का या सलूक का। सॉरी, फिर सॉरी, कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ जी, रहमत अगर हमारे माइंड में, मेरे माइंड में आ रहा है तो ये है कि वो रहमत जो हमें मिल रही है वो किसी की तरफ से तोहफा है, अच्छा रिगार्ड है, ठीक है, अच्छा सलूक, रिस्पॉन्स है उसकी तरफ से हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, सही सही। ओके, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है जी। अब आप लोग सोचिएगा, सही तरीके से आपने इसके ऊपर सोचते हैं कि क्या रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत देना ही है, कुछ ब्लेसिंग्स का मिलना, मुझे मुझे कुछ ब्लेसिंग्स का मिलना, क्या यही रहमत होती है सिर्फ?
और अगर मुझे मुश्किल कुछ मैंने मुश्किल आई और मैंने माफी मांगी, मुझे माफी मिल गई, तो क्या रहमत का मतलब सिर्फ ये है कि माफी मिल जाए? ठीक है, इसके ऊपर अब आप लोग सोचिए और अपना आंसर बिल्कुल जिस जिस तरह भी है उसको कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, हम दोबारा इस पर आते हैं। जिस तरह आप सोचेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, बट सोचना शर्त है यहाँ पर। ठीक है जी, स्टार्ट करें। जी जी, ठीक है। मैं डेमो के लिए सिर्फ ऐसा करती हूँ, हाँ, कि ना ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देती हूँ किसी एक दो पार्टिसिपेंट के साथ। आप लोगों में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली, क्योंकि ना लास्ट 10 मिनट्स हैं और मैं सिर्फ ज्यादा अच्छा नहीं क्योंकि ये है टाइम कंज्यूमिंग काम ना, तो अभी जितना जो सोच सके ना मैं उसके साथ ये करके बताती हूँ, ताकि जो डिस्कशन हो उससे कुछ हमें पता चल जाए कि असल में इन क्वेश्चंस का नतीजा क्या निकलेगा। जी तैयबा, तो क्या रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत देना है, सिर्फ माफ करना है?
मेरे ख्याल में नहीं, रहमत का मतलब ऐसा हरगिज नहीं। बज़ाहिर फायदा ना मिलना भी रहमत हो सकती है, और ठीक बाज़ औक़ात सजा मिलना भी रहमत बन जाती है। आजमाइश या बज़ाहिर मुसीबत भी रहमत हो सकती है। ठीक है। जैसे मसलन अगर हमारी फ्लाइट मिस हो गई है और हम जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और हमें लगता था कि हमारा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसी सूरत में फिर हमें बहुत मायूसी होती है और बड़ी परेशानी होती है। लेकिन फिर पता सही। चलता है कि वो प्लेन ही क्रैश हो गया या ठीक है। कुछ इस तरह, तो सही। इस तरह राइट। ये चीजें ठीक बन है। जाती है। तो आपने ये जाना कि सिर्फ नेमत मिलना रहमत, रहमत सिर्फ नेमत मिलने का नाम नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी हमारे से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया, और मोस्टली अब हम आते हैं सोसाइटी में जो जुमले बोले जाते हैं, जिसका घर बड़ा होगा, जिसके ऊपर नेमतें ज्यादा होगी, जिसकी जॉब लगी हुई है, जो किसी डिग्री, बड़ी डिग्री कर चुका है, बाहर के मुल्कों के सफर कर रहा है, तो हम के यहाँ कहते हैं, या बड़े ओहदे हैं उसके पास, इस पे अल्लाह की बड़ी रहमत है। कभी किसी गरीब को देख के किसी ने कहा है कि इस पे अल्लाह की बड़ी रहमत है? क्या कभी किसी छोटे घर वाले के पास, लेकिन जिसके पास इल्म ज्यादा हो, जिसके पास अमल में सब्र और इस्तिकामत हो, जिसके पास इत्मीनान हो, क्या किसी ऐसे रवैये को नोटिस करके कभी कहा है किसी ने कि इस पे खुदा की बड़ी रहमत है? ठीक है। ये है वो डिस्पैरिटी, जिसको हम अर रहमान और रहीम, सॉरी, डिस्पैरिटी तो मैं इसको नहीं कहूंगी, मुश्किल कहूंगी एक तरह की। ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपने सोचना है कि हमारे यहाँ रहमत का तस्वर क्या है। अभी हम आगे भी चलेंगे तो आप देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट तक बेसिकली हम जाना चाह रहे हैं। अच्छा, थैंक यू देबा। फिर है जी, जी आयशा। अच्छा, मैंने ये लिखा है कि रहमत का तकाजा नेमत देने और माफ करने के अलावा भी हो सकता है। यानी राइट। ये भी रहमत होती है कि मुसलसल केयर की जाए, मोहब्बत दी जाए, हम्म। सहारा दिया जाए, मदद हम्म। की जाए। ये भी रहमत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ठीक है। ठीक है। तो यानी आप कह रही हैं कि रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत देना, माफ करने के अलावा भी काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जी। जिन चीजों का आपने नाम लिया, अगेन वो कुछ तरह के गेन्स ही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव गेन्स हैं। जी। ओके जी, शाजिया। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत देना ही हो, क्योंकि हम्म। अगर अल्लाह से रहमत नहीं है तो हम अल्लाह से मांगेंगे, ज़्यादा करीब होने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए उसके पसंदीदा काम करेंगे, इससे रहमत मिलेगी तो सही, लेकिन हमारे अंदर और बहुत सी दूसरी खूबियाँ भी उजागर होंगी। और कहते हैं, और अगर नेमत मिल गई तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, और अगर नहीं मिली तो अभी हमें और एफर्ट करनी है और हमें मेहनत करनी है। अच्छा, आपकी शाजिया आवाज बड़ी एक तो कम आ रही थी। आ, मैं कुछ ज्यादा नहीं अंडरस्टैंड कर सकी। ओके। ठीक है। अम, अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब आप अगर ये मैं बता दूं कि अगर आप लोगों साथ साथ सोच नहीं रहे, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस, आपके अपने दिमाग में अगर सोचने का काम नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की क्लास रह जाएगी सिर्फ। ठीक है। यानी अगर, यानी ये मैंने इसको क्लिप को अपलोड भी किया हुआ है इसके यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई सिर्फ उसको देख के खुद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखना शुरू कर देना, तो भी काफी, तो भी वो फायदा उठा देगा। तो मसला, शर्त ये है कि आपका अपना सोचना। ठीक है जी आयशा। अच्छा, मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैंने असल में सोचा किस तरह है, ये मैं बयान करना चाह रही थी, कर हाँ दूं? जी, जी जी जरूर। अच्छा, ओके, मैंने सिर्फ पॉजिटिवली लिखा है। वो मैंने ये लिखा इस वजह से था इस तरह कि मैंने ये सोचा था कि रहमत क्या क्या हो सकती है। अच्छा। यानी कि इसको मैंने इस सेंस में लिया कि अच्छा, रहमत की और शक्लें क्या हो सकती हैं। तो मुझे वो नेगेटिव वाली नहीं आई। जो तैयबा जनता है, मैं एकदम सॉन्ग, ये था, ये भी रहमत है, वाकई रहमत तो है ये। लेकिन मैं हाँ, उस तरफ नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन ना, मैंने उसको पॉजिटिव ही लिया, और मैंने सोचा कि जैसे बच्चे के साथ हम रहमत करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं मुसलसल। मतलब मैंने उसको उस सेंस में लिया, और मैंने उसका एग्जाम में तसव्वुर नहीं ले सकी, नेगेटिव वाला मेरे जहन में नहीं था। अल्लाह की रहमत को हम सोचें तो हम ये कहते हैं वाकई कि हम मतलब नेगेटिव वाले को भी कहते हैं कि हाँ, ये रहमत है, हुई है उसके ऊपर। यानी अल्लाह ताला ने हो सकता है किसी मुश्किल में डालकर उस पर रहमत की हो, इस तरह हम कह देते हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल अंदाज में सोच रही थी, अपने बच्चे के हवाले से सोच रही थी। तो मुझे फिर रहमत की शक्लें पॉजिटिव ही नजर आई।
ठीक है जी, बिल्कुल आयशा, ये अच्छा है कि आपने अपना थॉट प्रोसेस का भी एनालिसिस किया। अच्छा जी, ये इसके ऊपर जितना मजीद आप सोचेंगे ना, तो आपके हम और हमें ये अंदाजा होगा। एक सेकंड बेटे, एक सेकंड, एक सेकंड की होल्ड कीजिएगा, 2 मिनट के लिए मुझे जरा टाइम दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी उसमें कि आप अगर एक खातून है, एक मसलन दो बहुएं हैं, मिसाल दे देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे यहाँ मैरिड लोग ही हैं, कि एक की अगर हमेशा तारीफ हो, एक बहू की हमेशा तारीफ की जाए। क्या बात है बेटे? ठीक है। और एक की ना, तो वो जो जो जिसकी तारीफ की जाती है और जिसको ज्यादा नवाजा जाता है, वो तो ब्लेस्ड है, वो फील करेगी। ठीक है। और वो जो दूसरे 1% है, आपकी रहमत 1% के लिए है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर, जिसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। ठीक है। तो अब हमने देखना या सोचना सिर्फ ये है, और बल्कि मैं खुद ही इस पे आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। जी तैयबा, आप तैयबा कह लें और फिर हम उस पे जाते हैं। बस मैं मुख्तसरन ये अपना बताना चाह रही थी कि जैसे ये तो खैर मैं जैसे 2 बच्चों के बाद ना मुझे था कि अल्लाह ताला बेटी देंगे, हम्म। तो मैंने दुआएं भी काफी ज्यादा की थी, बहुत हम्म। ज्यादा। और मुझे था कि इस दौरान मुझे पता भी नहीं चलना चाहिए, कि जैसे होता है ना कि पहले से पता चल जाता है, क्योंकि दोनों सूरतों में ना मेरे जज्बाती कैफियत थोड़ी परेशान कुन हो जाती। लेकिन हम्म। जब अल्लाह ताला ने दिया तो मुझे ऐसे लगा कि बताया गया कि बताया गया कि बेटा है, तो मुझे लगा नहीं, शायद मैं उसमें हूँ ना, गुनूदगी में हूँ, तो मुझे बेटी होगी। तो पता हम्म। नहीं कोई ऐसा यकीन सा था। लेकिन हम्म। जब मैं रूम में आई और मैंने देख लिया ना कि मेरा बेटा है, तो एकदम जैसे ना अंदर सुकून उतर गया कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर ये किया होगा, कि मेरी इतनी दुआएं मांगने के बाद भी अल्लाह ताला ने अगर बेटा दिया है, तो इसी में ही मेरे लिए अल्लाह ताला ने कुछ मेरे ना लिए कुछ बेहतर फायदा करोगे। समझा होगा। ठीक है। तो ये ठीक तो है। एक मैं ये अपनी एक सोच थी जिसकी तो वजह से इसी मुझे ठीक है। सुकून आ गया। लोग पूछते हैं ना कि क्या, यानी कि आप परेशान ही होती हो? उनका बिल्कुल भी नहीं। ठीक। तो ये मैं ठीक है। बस अपना ठीक कहना है, चाह रही बिल्कुल। थी। यानी ये अब आप एक थॉट प्रोसेस से यहाँ तक पहुंच गई हैं कि बाज औक़ात अपनी पसंद की चीजें ना मिलना भी रहमत होता है। ठीक है, यही पॉइंट है एक्चुअली, कि बाज औक़ात आपको वो चीजें मिल रही हैं कि एक एक ऐसा बच्चा होता है जिसको तारीफें कर कर करके कि ये बड़ा ज़हीन है, बड़ा शार्प है, बड़ा खूबसूरत है, इसका रंग देखो कितना गोरा है। और एक दूसरा बच्चा बेचारा अगर सांवला सा होगा, उसको इग्नोर भी करेंगे लोग, उसको उससे ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। तो वो बच्चा बाजूकात क्या करता है, अपनी ये कंस्ट्रक्शन बनाता है कि मैंने ये सीखना है, मैंने ये सीखना है, मैं ये करके दिखाऊंगा। वो यानी उसके लिए ये, यानी है तो उसके साथ ज्यादती ही है, लेकिन बाजूकात उसके लिए एक नेमत का ना मिलना, 10 साल बाद देखते हैं तो वो बच्चा जिसने को महरूमी फेस करना पड़ी थी, उसने आपने आप को मनवाने के लिए इतने स्किल सीख लिए, इतनी एजुकेशन में एफर्ट डाली, इतनी चीजों को या डिफरेंट चीजों को सीखने में और काम आने में मदद करने में, ऐसी चीजें सीखनी, और वो जो बस गोरा था, बस वो गोरा ही रह गया। या फिर उसको बस वो जो तारीफें मिली थी, बस वो तारीफों का ही गेन था उसके लिए। तो समटाइम्स हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ भी जिंदगी में किस किस तरह से रहमत हो रही है। मसला ये होता है जब हमारा पर्सपेक्टिव यूं बन जाता है कि ये मेरे साथ ही होना था, ये मुझे ही ऐसी मिलनी थी, और हम हालात को बदलने के लिए तगो दो नहीं करते। तो वरना वरना प्लानर बिल्कुल ऐसा ही है कि परफेक्ट टेस्ट प्लान करता है हर इंसान के लिए कि वो उसमें से ग्रो कर सके, और उसके ऊपर जो भी टेस्ट आता है, चाहे तो वो पेन में गुजार दे सारी जिंदगी, और चाहे तो वो उस टेस्ट में से सुरखरू होकर सोच समझ कर अपने बाहर निकल आए और अपने स्किल्स को उजागर करे। तो हर टेस्ट भी बेसिकली, देखें अगला सवाल था कि क्या कोई सजा, इम्तिहान, आजमाइश रहमत हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? इसका जवाब तैयबा ने खुद ही दे दिया है।
ठीक है। थोड़ी सी बात रहेगी, थोड़ी सी, जी जी कि एक तो ये अल्लाह की रहमत थी कि मैं उधर मुतमईन होगी, और फिर जो जो वक्त गुजरता गया और कुछ अरसे यानी कि वक्त के साथ साथ मजीद ये चीज होती गई कि वाकई ये इसमें अल्लाह ताला की रहमत ही थी। मेरे लिए बेटी का ना होना ही मेरे लिए बेहतर था। तो वक्त ने जो भी ये चीज मुझे कुछ चीजें आपके किया। सामने ली। ठीक है, जी। बिल्कुल। वो तो फिर जब इंसान गौर व फिक्र करता है बहुत सारे नतीजे पे पहुंचता है और फाइनली वो जान लेता है कि हर बुरी सिचुएशन के पीछे कोई राज है, कोई चीज है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। बट अगेन वो अपना प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पहले ही दर्जे में किसी किसी मुसीबत को गले लगा के और उसमें राइट सॉल्यूशंस करने के बजाय कहें कि इसमें भी तो कोई बेहतरी होगी। बाज तकलीफें ऐसी होती हैं जो इंसान ने खुद अपने गले में सालों साल डाली हुई होती हैं। ठीक है। यानी आपके कुछ हालात बुरे हैं, कोई जॉब नहीं है और फाका काटना पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें भी अल्लाह की कोई रहमत ही होगी? भाई ये रहमत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने तो आपको चांस दिया था कि आप कुछ अलूम फनून सीखिए और सही तरह से नौकरी तलाश कीजिए, लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा कीजिए और भाग दौड़ करें और क्या, और फिर अपनी जिंदगी को इस नेमत में से इस गेन को इसको हासिल करके नई रस्तों की तरफ चलें। लेकिन हमने क्या किया, बस नहीं जी, बस सुस्ती में बैठे रहे और इसमें भी अल्लाह की कोई रहमत ही होगी। तो ये वाली अप्रोच नहायत गलत है। और कि किसी मुश्किल को गले लगा लेना और सालों उसी मुश्किल को बर्दाश्त करते रहना और उसके लिए कुछ ना करना, उसके लिए कोई हालात बदलने की सही ना करना, तो ये इन रिटर्न फिर एक तरह की कोई नुकसान की चीज है। इसको हमने देखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम हमारा हो चुके खत्म हो गया है और आप लोगों से आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग ये जरूर सोचिए कि अगली आयत आ रही है अर्रहमान अर्रहीम को हमने लिंक किया है अगली आयत से मालिकी यौमिद्दीन। तो एक क्वेश्चन हमने ऐड किया, आप जरा खुद सोचिएगा कि बदले के दिन का मालिक किसको होना चाहिए और कम से कम वो कौन से औसाफ हैं जो उस हस्ती के अंदर हों तो आप फैसले पर मुतमईन हो जाएंगे। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आप अपने पास प्लीज नोट कीजिएगा, और वो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कुछ लोगों के साथ, किसी भी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड से हो गई है, बच्चों से हो गई, कहीं भी कोई भी लड़ाई नेबर से हो गई है, अब आप क्या चाहेंगे कि आपके केस का जो फैसला करे, आपके केस का जो फैसला करे, आपके झगड़े का जो फैसला करे, उसके अंदर वो कौन कौन से औसाफ होने चाहिए, क्या क्या औसाफ उसके अंदर होंगे, तो आप उसके फैसले को ओन कर लेंगे, आप उसके फैसले पर मुतमईन हो जाएंगे। पहले इस सवाल का जवाब लिखिएगा, फिर उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जिसके नीचे थोड़ा सा रेड भी जो है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ये जो अगले क्वेश्चंस पे इन्हीं पे बात कर लेंगे, ये जो लास्ट आयत है, और चाहे तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और किसी और जगह से हम कुछ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का काम करेंगे। ये क्वेश्चन आप सबने नोट कर लिए? प्लीज अपने पास मुझे बताइएगा। जी कर ली। ठीक है। कोई रिपीट कर देगा? नाइला आप खामोश हैं बड़ी, आप बताइए कि क्या ये सवाल है जो हमने किया है। जी आपने कहा ना कि इससे पहले ये सोचने कि मेरी अगर किसी से लड़ाई होगी तो मैं किस शख्स के फैसले पे मुतमईन हो जाऊंगी, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, वो मैं एग्जैक्टली लिख दी थी सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, यही सवाल है। ठीक है जी। ठीक है, इसके इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू भी कर सकें, तो आप लोग बेशक इसके आंसर्स ग्रुप में शेयर करते जाएं। यानी ये तो एक या दो लाइन आपने सोचने का काम करना है, फिर एक या दो लाइन का आंसर अगर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो हम इसको एक दो स्लाइड हम ग्रुप में थ्रू द वीक भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, यानी कि कोई लंबा चौड़ा चैट्स का सिलसिला तो ऑफ कोर्स मैं और आप लोग भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगी, लेकिन ये है कि अगर सिंपल एक दो लाइंस में कुछ आंसर्स आ जाते हैं तो उसमें एक लाइन का कमेंट करके मैं भी इस तरह अगले क्वेश्चन पे जा सकती हूँ, और इस तरह थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। ओके जी, आप सब लोगों ने अच्छी भरपूर पार्टिसिपेशन की है, और अल्लाह करे कि वाकई सोचने का एक सिलसिला हो जो शुरू हो हमारे और हमारे बच्चों के और हमारे घरों के बीच में। ठीक है। ओके जी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।